हाय गाइस, हाउ आर यू। आज फिर एक नए चैप्टर, और वो भी ऐसा चैप्टर है जिसके लिए हमारा जीवन उस पर निर्भर करता है। हम बहुत डिपेंड करते हैं उस चैप्टर पर। उसका नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जहन में आते ही साथ ये सोचना होता है कि आखिर एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर हम किस ढंग से कर रहे हैं, या प्राचीन काल में एग्रीकल्चर कैसी थी, कृषि पहले कैसे होती थी और आज इसका रूप क्या हो गया है। डे बाय डे इट इज चेंजिंग। यस, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर हम बहुत पहले से स्टार्ट करें तो आइए सबसे पहले हम देखें कि कृषि के टाइप्स क्या हैं, किस प्रकार की कृषि का कार्य लोग करते हैं। देखिए, उसमें निर्वाह कृषि है जिसको सब्सिस्टेंस कृषि या सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। उसी तरह से गहन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग, उसके बाद रोपण कृषि यानी प्लांटेशन, इसके बाद मिश्रित यानी मिक्स्ड एग्रीकल्चर, उसके बाद डेयरी कृषि यानी डेयरी फार्मिंग करके वो जो कृषि होती है उस तरह की है। इसके बाद हम मेडिटेरेनियन की तरफ जाएंगे। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं वहां की कृषि कैसी होती है, इस संबंध में भी हम जानेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहां से शुरू करते हैं प्राचीन काल से, आदिकाल से, जब मनुष्य ने अपनी वो सभ्यता संभाली थी कि जब वो आखिर तक यानी वो हंटिंग से आगे बढ़ गया था, उससे ऊपर चला गया था। अब धीरे धीरे कृषि का कार्य करने लगा था। कृषि का कार्य करते करते वो जो बहुत सारा एक उसका जहन था, उसका मस्तिष्क था, या उसके कार्य करने की जो शैली थी एग्रीकल्चर में, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसको आगे ले गया और उसको सिस्टमैटिक ढंग से थोड़ा सा करने लगा। हालांकि इसमें भी वो सिस्टम लागू नहीं है जो आज की वर्तमान या एडवांस एग्रीकल्चर है, जैसे निर्वाह कृषि यानी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो सब्सिस्टेंस होता है यानी वो जिसके ऊपर हम निर्वाह करते हैं, हम डिपेंड रहते हैं, तो वो कृषि अगर देखें हम तो ज्यादातर देखिए वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इस मैप के अंदर देखिए, इस जीरो से जो शून्य अक्षांश है यहां पर, उसकी 30 नॉर्थ और 30 साउथ, हेमिस्फीयर नॉर्थ एंड साउथ, इन दोनों के बीच का जो अक्षांशीय विस्तार है, इन सब के बीच में उष्णकटिबंधीय पाया जाता है, जिसमें आप देखिए दक्षिण अफ्रीका, मध्य अमेरिका यानी दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा, फिर आप देखिए मध्य अमेरिका यानी अमेरिका के मध्य में ये भाग है, जिसमें आपको मैक्सिको है, और नीचे आइए पनामा है, और इधर साइड में जाइएगा वेस्ट इंडीज है। तो ये सारा मध्य अमेरिका का हिस्सा है। उसके बाद अगर एशिया में आए, जस्ट जहां पर हमारा देश है एशिया, तो एशिया में जब आप आएंगे तो एशिया में भी हम थोड़ा सा इस टाइप में यानी नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व की तरफ, इस साइड में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग इसको नाम अलग अलग लेते हैं। जैसे हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अगर आप अमेरिका में जाएं या मैक्सिको में जाएं तो इसको मिल्पा कहते हैं, मिल्पा। इसी तरह से अगर आप मलेशिया में जाएं या इंडोनेशिया में जाएं तो वहां पर इसको लादाम कहते हैं। तो नाम अलग अलग हैं, लेकिन आखिर ये क्या है, ये नाम अलग अलग देने का जो सिस्टम हुआ, इसके बाद लोगों ने कृषि की, लेकिन निर्वाह जो कृषि है, सब्सिस्टेंस जो कृषि है, हमारा एग्रीकल्चर है, तो सब्सिडाइज करने के लिए यानी हम उसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करके हम उस पर डिपेंड करें जो हमारे लिए अस्तित्व के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो आप ये देखिए कि निर्वाह करने के लिए हमें
किस प्रकार की कृषि को देखना पड़ता है। वैसे तो कृषि बहुत सारे जगह पर होती है, लेकिन ज़ूमिंग का नाम हमने बताया आपको अभी, जो झूमी कृषि के नाम से मशहूर है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो वो इस तरह से नहीं है। होता क्या है, इस पूरी जगह जिन जिन जगहों का नाम हमने लिया, वो है अमेरिका का जो नाम लिया हमने, मध्य अमेरिका का नाम लिया, या अफ्रीका का नाम लिया, या फिर नॉर्थ ईस्ट हमने एशिया का लिया, इन सब जगह पर जो ये कृषि की जाती है, एक प्रकार से खेत में जहां हम फसल उगाते हैं, तो एक बार उस पूरी फसल के बाद, काटने के बाद उसमें आग लगा लेते हैं। उस खेत में जब आग लग जाती है, उसके बाद वो कोयले की शक्ल ले लेता है, कार्बन की शक्ल ले लेता है, और वही 2 साल 3 साल के बाद वो खाद का काम करती है। जब और उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा नया एक कोई क्षेत्र पकड़ा जाता है। यानी एक स्थान पर अगर हमने कृषि की, उसको जलाया, एक स्थान को, एक खेत को फसल काटने के बाद, फिर वहां से हट करके दूसरे जगह पर, दूसरे जगह से फिर तीसरे जगह पर, फिर 3 साल के बाद पुनः हम लौट करके कहाँ आते हैं, फिर वही पहले वाले पर आ जाते हैं। इस प्रकार माइग्रेटरी, एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हुए जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कृषि करते हैं, तो वो झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ज्यादा होता है। आइए उसके आगे बढ़ें। गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, तो ये किस तरह की है? देखिए, इसको मानसूनी क्षेत्र में जनरली ये होता है, ज्यादा घने तौर पर कृषि का कार्य होता है। लेकिन मानसूनी में भी हम 2 प्रकार के क्षेत्र हम अलग अलग करते हैं। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हमने किया, उसमें एक तरफ कर दिया हमने कि चावल या राइस बेस्ड, जहां चावल की खेती या कृषि अधिक होती है। दूसरा नॉन राइस, या जहां पर गेहूं है, मक्का है, जौ है, या विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, उनको अलग। तो पहले हम देखें कि जो राइस वाला है क्षेत्र, जहां इंटेंसिव होता है, जहां गहन कृषि है, वो हमारे पूरे विश्व में किस जगह कैसे होती है। देखिए, गहन कृषि के लिए हमने 2 अलग अलग भाग बताए। भारत में आएंगे पहले, तो देखिए ये सिंध और गंगा का जो मैदान है, वहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में इस प्रकार का जो गहन कृषि की जाती है। उसी तरह से उत्तरी चीन में जब आप जाएंगे तो वहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यानी वहां पर आप जानते ही हैं ना, चावल वहां पर पैदा होता है जहां पर पानी जल की व्यवस्था होती है, जहां वर्षा अधिक होती है। तो ऐसे ही, या गंगा और सिंधु का क्षेत्र एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, वहां जहां जल आसानी से उपलब्ध है, वर्षा का मानसूनी क्षेत्र है, वर्षा भी अच्छी होती है। लेकिन जब इसको नॉन राइस एरिया में बांट देते हैं, तो नॉन एरिया में आप देखिए वो हम किस ओर चले जाते हैं, उत्तरी चीन चले जाते हैं, उत्तरी कोरिया है, उत्तरी जापान है, इन सब जगह पर हम चले जाते हैं। वहां पर भी चावल कम होता है, लेकिन गेहूं है, उसके साथ जौ है, और बहुत डिफरेंट टाइप की जो फसलें होती हैं नॉन राइस, वो सारी की सारी उत्पन्न की जाती हैं। इसमें क्या होता है, वहां के लोकल लोग, वहां के लोग, सारा परिवार इकट्ठा होकर वो कार्य करता है एक घने क्षेत्र में। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट नहीं करता है, ये फिक्स्ड होता है, एक स्थान पर होता है, स्थायी होता है, चरवाहों पर नहीं होता है, स्थानांतरित नहीं होता है, एक ही स्थान पर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के, अपने परिवार के लोग मिलकर के वहीं पर उसके संरक्षण के लिए, उसके देखभाल के लिए सारे लोग जमा रहते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो रोटी रोजी भी मोर और लेस लोग इसी पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो राइस वाला क्षेत्र हो, चाहे व्हीट वाला यानी गेहूं वाला क्षेत्र हो, गहन कृषि। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। नाउ द पॉइंट इट कम्स, रोपण कृषि, प्लांटेशन। प्लांटेशन आप जानते हैं, यानी पौधों को लगाना,
लेकिन यहां पर ये प्लांटेशन, इसका मतलब किस प्रकार के पौधे हैं, वो कॉमर्शियल एक प्रकार से होती है। जैसे देखिए प्लांटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रबड़ है, चाय है, कॉफी है, गन्ना है, कहवा है, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा भी बहुत सी चीजें अब नए नए किस्म की होने लगी। तो प्लांटेशन में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी पेड़ को ले जाकर के लगाने की जो व्यवस्था होती है उसे प्लांटेशन कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखने की क्या चीज है, वो ये है कि प्लांटेशन में सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन कंट्रीज के लोगों ने इसमें योगदान किया है। बिकॉज इसका कारण यह है कि कॉलोनिज्म यानी एक प्रकार से उपनिवेशवाद, यानी यूरोप के बहुत सारे देश जिसमें ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, या फिर पुर्तगाल है, या फिर इटली है, इन सब या नीदरलैंड है, इन सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने जगह से बढ़ करके उन जगह पर एक तरह से पौधारोपण किया। किस चीज का? चाय का, कहवा का, केलों का, इसी प्रकार गन्ने का, बहुत सारी चीजों का उन लोगों ने रोपण किया। जैसे देखिए आप इस बोर्ड की तरफ देखें, यूरोपियन कंट्रीज के लोग उन्होंने क्या किया, यूरोप में देखिए, ये यूरोप के लोग, अफ्रीका वहां से नजदीक है, लेकिन पश्चिमी अफ्रीका के आसपास इन्होंने कहवा, कॉफी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने रोपित किया। और बहुत दिनों के बाद आप देखेंगे कि अफ्रीका के वेस्ट भाग में, उसके पश्चिमी भाग में लोगों का यह प्रिय पदार्थ है कहवा या कॉफी। उसके बाद हमारे भारत में और श्रीलंका में यूरोपियन आए, में मेनली उसमें ग्रेट ब्रिटेन के लोग आए और उन्होंने चाय का रोपण किया, उसका रोपण किया। और आप जानते हैं कि भारत में, श्रीलंका में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है और किसी मेहमान की खातिर भी चाय से ही की जाती है ना। दिस इज ट्रेडिशन, ये आपके पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का हिस्सा है चाय। वो कहां से की देन है, वो ग्रेट ब्रिटेन, उन लोगों ने लाकर के पौधे लगाए थे भारत में और श्रीलंका में। इसी तरह स्पेन के लोग, फिलीपींस और थोड़ा सा इंडोनेशिया वगैरह में जैसे गन्ने लाकर के उन्होंने लगाए। और गन्ना के बारे में आप जानते हैं, गन्ना आप देखिए कि जो गन्ना हमारे देश में होता है, एक अगर आप उसका डंठल उठा लें, एक गन्ने का एक स्टिक उठा लें, उस स्टिक के अंदर जितना रस मिलता है उसका 7 गुना रस इंडोनेशिया या फिलीपींस के आसपास जो गन्ने लगते हैं उनमें उतना रस होता है, क्योंकि उन लोगों ने ला करके वहां पर मिट्टी, जलवायु भी ऐसी है और उनके नरिशिंग बड़े अच्छे करते हैं, उसको प्लांटेशन इतना अच्छा किया है, इतने अच्छे ढंग से देखभाल किया है कि उसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है ना। देखिए यूरोपियन ने एक और अच्छा काम किया, उन्होंने इस दक्षिणी अमेरिका में, देखिए ब्राजील है, बहुत बड़ा ब्राजील का हिस्सा है, और ब्राजील में आप जानते हैं कि वहां पर कहवा के बहुत बड़े बड़े बाग हैं और वो बाग वहां पर कहे जाते हैं फजेंडा कहे जाते हैं। और आज भी बहुत सारे फजेंडास वहां पर यूरोपियन कंट्री के लोगों के अंडर कंट्रोल है, वो उसके मालिक हैं। हालांकि आज भी बहुत सारे 90% तो ब्राजील के लोग ही हैं ओनर्स, उसके मालिक वही लोग हैं, लेकिन 10% आज भी यूरोपियन कंट्रीज के लोग उनका होल्ड है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बगीचे इसके लगाए हुए हैं कहवा के, और विश्व के प्रसिद्ध कहवा का जो क्षेत्र है वो ब्राजील में है। आपको जानकर ये खुशी भी होगी कि कभी कभी वहां के उस देश के पौधे भी भारत में भी लाकर के उसके लगाए गए हैं बहुत पहले, और अब तो हमारे साउथ इंडिया में भी कहवा अच्छे से कॉफी होने लगी है। आइए थोड़ा सा अब उसके आगे बढ़ें। अब मिश्रित खेती या मिक्स्ड एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस, उसके बाद इंटेंसिव, उसके बाद प्लांटेशन और उसके बाद मिक्स्ड,
मिक्स में क्या है कि देखिए हम कृषि का कार्य करते हैं, तो जब कृषि का कार्य करते हैं तो कई फसलें हमारे पास होती हैं, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, बहुत सारी होती है। लेकिन कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि एक सीजन के अंदर कई फसलें लगाकर अपने खेत में उसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन न केवल फसल बल्कि फसलों के साथ साथ जब हम पशुपालन भी जोड़ देते हैं तो मिक्स कृषि हो जाती है, अर्थात वो कृषि जो पशुओं का संबंध बिल्कुल सीधा सीधा होता है। ऐसा संबंध इसलिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताऊं, ये ज्ञान की बात है। जैसे देखिए ये मिसिसिपी और मिसौरी का नदियों का एक मैदान, यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है इस यूएसए में, अमेरिका यूएसए यहाँ पर है। उस मैदान में अभी भी सुअर पालते हैं लोग और उसको पिग्स, यस, उसको खिलाने के लिए जो ये मक्का होता है उसकी बहुत बड़े पैमाने पर उसकी खेती होती है। और आपको ये भी बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा स्लॉटर, इसी यानी वध करने वाला, जहां पर जानवरों का वध किया जाता है, वहां मांस इकट्ठा किया जाता है, उनको पैकेजिंग होती है, उन्हें काट कर उनके खाल रखे जाते हैं, उसका मांस बनता है। वो इसी अमेरिका में शिकागो में बहुत बड़ी विश्व की एक तरह से सबसे बड़ी मंडी है मांस की। तो वहां पर जो कृषि है वो उन जानवरों से भी जोड़ करके देखा जाता है, मनुष्य के का जो कृषि का कार्य है साथ साथ पशुओं को भी साथ में जोड़ दिया गया है और उसके खिलाने के लिए, उसके भोजन के लिए भी इकट्ठा कार्य कर दिया गया है। तो ये मिक्स खेती का मतलब ये कि हम कई फसलों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कार्य कर रहे हैं कि हम पशुपालन भी कर रहे हैं। इसमें कौन सी जगह हम देख सकते हैं? देखिए हम बहुत सी जगह पर विश्व में कौन सी जगह है, जैसे आप देखिए ये ग्रीनलैंड में, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई हिस्से, इस अमेरिका में, यानी पूरे विश्व में अगर आप जाएं तो कम से कम 10 ऐसे महत्वपूर्ण देश हैं जहां पर मिक्स कृषि, जिनका नाम हमने अभी बताया, वहां पर होता है। लेकिन साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि जो हम कृषि मिक्स कर रहे हैं क्या यूं ही कर लिया है? नहीं, हमको साथ साथ जो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स मिले उसके सहारे हमने उसको आगे बढ़ाया। क्योंकि अगर हम इसको आगे ना बढ़ाते, यहां पर हम एक प्रकार से ज्यादा उसको अच्छे ढंग से ना कर पाते, मिक्स ना कर पाते, या उसकी देखभाल ना कर पाते, उसका संरक्षण ना कर पाते, उसका मैनेजमेंट अच्छा ना कर पाते, तो शायद ये मुमकिन नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू इट ऑल। यस, अब हमको देखना होगा कि उसके आगे थोड़ा सा और बढ़िए कि इस मिक्स कृषि के अलावा हम और कौन सी कृषि कर रहे हैं पूरे विश्व में। एक तो डेयरी कृषि है, आपने डेयरी फार्म का नाम सुना होगा, आप घर में आपके दूध आता होगा, मक्खन है, चीज है, बहुत सारी चीजें हैं दूध से बनती है। अब देखिए कृषि का कार्य को जोड़ दिया है किससे? डेयरी फार्मिंग से, डेयरी फार्मिंग से जोड़ दिया। वो कृषि एक तरफ बहुत बड़े क्षेत्र में पशुओं को चारा मिल रहा है, दूसरी ओर पशुओं से दूध निकल रहा है और दूध निकल करके फैक्ट्री में जा रहा है, उसको सुखाया भी जा रहा है, डिब्बों में पैकिंग हो रही है। यह सारा कुछ किसी बड़े शहर के पास में संभव हो पाता है, जहां यातायात के साधन हो, जहां पर बाजार बहुत अच्छी हो, जहां पर अन्य सुविधाएं जैसे बड़ा बाजार भी हो, यानी हम अच्छे ढंग से उसको सेल कर सके, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे देश में और पूरे विश्व में अनेक जगह पर है। कनाडा में देख लीजिए, कनाडा में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग यही डेयरी फार्म, यही दूध का व्यापार डेनमार्क में भी, नीदरलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत मैनेज्ड में भी, बहुत संगठित ढंग से,
बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल और आपके ज्ञान के लिए बता दें कि भारत में भी बहुत अच्छा इस समय डेयरी फार्म का कृषि की जा रही है और फार्मिंग इतनी एडवांस हो गई है यहाँ पर कि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से फार्मिंग यहाँ पर हो रही है वो क्या सिस्टम है। दिल्ली में भी उद्योग लगे हुए, इसी प्रकार बहुत सारी चीजें लगी हुई। कहाँ पर आप मुंबई बहुत बड़ा शहर है, उस मुंबई में एक स्थान ऐसा है जहां पर सैकड़ों गाय और भैंसें इकट्ठा रहती हैं। दूध लेने से पहले उनका एक तरह से टेम्परेचर नापा जाता है, इसके बाद उसको नहलाया जाता है, उसके बाद सफाई उसकी होती है, उसके बाद तब उसका दूध लिया जाता है और उसका दूध 450 रुपए प्रति लीटर है। और ये दूध अंबानी बंधुओं के यहाँ और अमिताभ बच्चन साहब के यहाँ भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, केवल 1000 लोगों के बीच में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कहने का ये सेंस हुआ कि ये तो छोटा सा उदाहरण है मुंबई का। ऐसे विश्व में बड़े बड़े जगह हैं जहां पर लोग इस तरह का डेयरी फार्म किए हुए, जो हजारों लाखों लोगों को उसमें रोजगार भी मिल रहा है। साथ साथ ये डेयरी फार्म का उद्योग कृषि से जोड़ करके किया जा रहा है ताकि वो एक प्रकार से कृषि का कार्य एक तरफ करे, दूसरी तरफ पशुओं के दूध को, उनके मांस को, उनके चमड़े को, उनके ऊन को, ये सारा काम एक साथ एक बड़े क्षेत्र में होता है, इसलिए एक बड़े विस्तृत क्षेत्र का काम होता है। अब देखिए एक पॉइंट वो है भूमध्य सागरीय कृषि मेटेरियल्स। तो वहां पर क्या है, आप देखिए ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो कृषि है वहां पर फलों की कृषि होती है, उसको सबसे रसीला क्षेत्र कहते हैं। पूरे विश्व में सबसे अच्छी मानव की अनुकूल जलवायु और सबसे ज्यादा रस वाले फल उस क्षेत्र में उगते हैं, जैसे नारंगी, जैसे अंगूर। इसी से लिए हुए बहुत सारे जो फल है जिसमें निचोड़ है आपका रस, लेमन आप है। विटामिन सी का एक एरिया है बहुत बड़ा, भूमध्य जो सागरीय क्षेत्र है, वहां पर अंगूर से विश्व की प्रसिद्ध शराब बनती है। वहां पर अंगूर से किशमिश बनाई जाती है। बड़े बड़े फॉर्म हैं, बड़े बड़े कारखाने टाइप के बने हुए फैले हुए क्षेत्र में, वहां पर सुखाए जाते हैं, अंगूर को रख करके किशमिश बनाया जाता है और उसका निर्यात किया जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि वहां पर भी जो कृषि का कार्य होता है वो प्रोडक्टिव है इन द सेंस, वो क्या है सेंस, उसका कमाना सेंस है, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी थोड़ा सा ज्ञान के लिए और बता दें आपको कि फ्रांस में जो वी शेप्ड वैलीज हैं, जहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन है, तापमान की व्यतिक्रमणता है, यानी उल्टा तापमान, अर्थात जैसे सामान्य रूप से हम जैसे जैसे धरती से ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है, लेकिन जब घाटी के अंदर आते हैं ठंडक के दिनों में, जैसे जैसे घाटी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान और ज्यादा गिर जाएगा। यानी घाटी में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा और घाटी में नीचे जाएंगे तो तापमान एकदम डाउन हो जाएगा। तो डाउन हो जाएगा तो वहां पर नारंगी या अंगूर की कृषि नहीं हो सकती, फल खराब हो जाएंगे, इसलिए वहां पर घाटी के अंदर कृषि का कार्य नहीं होता है। तो फ्रांस से आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, आप देखिए भूमध्य सागर के आसपास के जितने देश हैं, चाहे वो इटली हो, चाहे पुर्तगाल हो, और ये इधर जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे देश एक प्रकार से वो कार्य करते हैं जिसमें फल जो रस देने वाले होते हैं और उससे उद्योग धंधे भी वहां चला करते हैं। तो ये रहा आपका बहुत महत्वपूर्ण। और इसमें एक छोटा सा लास्ट पॉइंट आपको बता दें, इसमें एक पॉइंट और है आता है, वो है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या है? सहकारी यानी कोऑपरेटिव, हम लोग कोऑपरेट करें, वी हैव टू कोऑपरेट ईच अदर, वी हैव टू मेक अ प्लान लाइक बैचेस। हम 10 लोग के मिलकर के एक बैच बना लें, 10-20 लोग मिलकर के इकट्ठा हो लें और फिर हम कृषि का कार्य करें।
ऐसा कार्य नीदरलैंड के लोगों ने बहुत किया और नीदरलैंड ने तो एक तरह से रिवॉल्यूशन ला दिया, एक प्रकार से क्रांति ला दिया। ये क्रांति लाया अपने देश में नीदरलैंड ने, और यही वजह है कि वहां पर जो एक तरह से सहकारी 10 लोग 20 लोग मिलकर के कृषि का कार्य किए, प्रोडक्शन बहुत तेज बढ़ा और लोगों ने एक दूसरे केयर किया, बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। दिस वाज द रीजन बिहाइंड, बिकॉज द पॉइंट वाज कमर्शियल। उनका दिमाग, उनकी चाहत, उनका पर्पस वो क्या था? कमाना। और कमाने के बाद उन्होंने सर्व किया अपने कंट्री को और उसको निर्यात भी किया। तो ये सबसे एक तरह से कोऑपरेटिव कृषि जो है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, वो नीदरलैंड इज अ बेस्ट एग्जांपल। लास्ट में है सामूहिक कृषि, कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव एग्रीकल्चर। ये सोवियत रूस, वहां पर क्या है कि सभी, एक वक्त ऐसा है कि बहुत सारे क्षेत्र में सारे लोग मिलकर के कृषि का कार्य करते हैं और कृषि का कार्य करने के बाद जो प्रोडक्शन होता है जरूरतों के आधार पर वो बांट दिया जाता है। तो ऐसी भी कल्पना और ऐसा भी एक संयोग कह लें कि रशिया ने वहां पर किया था। हालांकि ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ क्षेत्र में जरूर हुआ, लेकिन हमें ये देखना होगा कि पूरे विश्व में जो कृषि का कार्य होता है वो वहां के रिलीफ, वहां के उच्चावचन, वहां की सामाजिक परिस्थिति, वहां की आर्थिक परिस्थिति, ये सब देख करके तब कृषि का कार्य होता है। हर जगह कृषि का कार्य बड़ा आसान नहीं होता है। केवल लिवलीहुड के लिए, केवल कमा लेने के लिए, केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि का कार्य करना वही सबसे बड़ी बात नहीं है। अगर पूरे विश्व में देखें तो कृषि का कार्य, बांग्लादेश बहुत आगे है कृषि में, नीदरलैंड में बेहतरीन आप देख लें कृषि कार्य होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छे ढंग से होता है, अमेरिका में भी होता है। लेकिन इन सब जगहों पर हमने ये बताया जो कृषि का कार्य है वो बहुत फैला हुआ नहीं है, लेकिन जितने में भी है, सिमटता हुआ भी है, तो वो एडवांस्ड है, वो कल्चर्ड वे में है, वो साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ है, और वो एक प्रकार से पूरे विश्व में उसका जो संरक्षण किया जा रहा है या उसको एक प्रकार से संरक्षित करने के बाद जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है पूरे विश्व को वो आगे बढ़ा रहा है। तो हमारी कृषि इस तरह की नहीं होना चाहिए फॉर द लिवलीहुड ओनली, नहीं, हमारी कृषि अब एडवांसमेंट चाहिए उसकी। हम भारत में देख लें, अभी भी एडवांसमेंट बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आता जाएगा हमारा विश्व भी कृषि में आगे जाएगा, हम भी आगे जाएंगे, और फूड स्कैसिटी या फूड जो हमारे पूरे वर्ल्ड में समस्या है, स्पेशली समस्या है अफ्रीकन कंट्रीज में, ए डे विल कम, एक दिन आएगा कि जब हम साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ अपना एग्रीकल्चर करेंगे तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा कि विश्व में कोई भूखा न मर सके। WHO भी इसी का प्रयास कर रहा है। Let the time come and we are hoping that time. And next topic in the next video, I hope still be with me. Thank you.